Hello everyone, I hope that you are doing well. This is me Syed Shujatullah. Today we will be discussing very important articles. One is Iran nuclear deal and the second one is age of marriage of girls. Okay, welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल। और आपका काम क्या है? सुबह सुबह उठना है, पेन और आपका पेपर ले लेना है और मेरे साथ आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। और all the students who watch my videos regularly, so what they have to do is they have to just spread and share my videos and do subscribe to the channel and hit the bell icon so that जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको एटलीस्ट मॉर्निंग बेल की तरह घंटी बज जाएगी, सो दैट आप भी स्टार्ट करोगे आपका प्रिपरेशन, ठीक है। सो लेट अस गो एट, चलो पढ़ेंगे आज ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आप ये याद रखो, अगर कोई कंट्री ईरान न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चर करना सोच रही है, ओके, न्यूक्लियर वेपन्स लाइक एटॉमिक बॉम्ब, ओके, न्यूक्लियर वेपन्स, सो मेजरली हम इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स बोलते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स ऑलरेडी यूज है, हुए या नहीं हुए, बोलिए आप, सोचिए। एटॉमिक बॉम्ब्स कभी यूज़ है नहीं हुए, क्योंकि ये ऐसे बॉम्ब्स है अगर ये कहीं पे अपन एक्सप्लोड कर दिए या कहीं पे अपन गिरा दिए तो वो एरिया किलोमीटर्स से किलोमीटर्स पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। सो दोज आर वेरी 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 पावरफुल बॉम्ब्स बोलते हैं वो, एक सिटी को ही पूरा उड़ा दे सकते हैं एक बॉम्ब से, ठीक है। सो कभी ये यूज़ हुए या नहीं हुए, इसकी पोटेंशियल हम कब देखें, डू यू रिमेंबर? यस सर, हम रिमेंबर कर सकते हैं। वन इज यूएसए ने जापान पे दो गिराए थे, एक है नागासाकी पे, दूसरा है हिरोशिमा पे। ओके, वर्ल्ड वॉर के जब गिराए थे ये, अभी तक वहाँ पे इतने रेडिएशन से न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस की वजह से, और वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की एग्रीकल्चर लैंड भी बहुत डिस्ट्रक्ट हुई है। स्टिल 100 साल हो गए, बट स्टिल दे आर स्टिल फाइंडिंग, और यू कैन से दैट दे आर स्टिल एबल टू सी दैट इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर के जो रेडिएशन का इफेक्ट अभी भी देख रहे हैं, ठीक है। सो ये इसका पोटेंशियल तो मालूम हो गया है, और उसको कैसा बनाना टेक्नोलॉजी एक ज़माने में ही आ गई थी। तो अगर कोई कंट्री ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगी तो आप समझ सकते हैं कि उसको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होगा और वो दूसरे कंट्री को थ्रेटन भी कर सकेंगी। और अगर ये सभी कंट्री ऐसे बना लेंगे न्यूक्लियर वेपन्स, सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट एक दिन ऐसा आएगा कि अभी डराएंगे, अब एक दूसरे को डरेंगे, कुछ भी हुआ तो पूरी वर्ल्ड ही तबाह हो जाएगी। दैट इज व्हाट जनरली पाकिस्तान ऑल्सो डज। पाकिस्तान इज ऑल्सो ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो पाकिस्तान का कभी भी ये छोटा मोटा मंत्री उठ के आ जाता है, हम तो न्यूक्लियर करेंगे, हम तो न्यूक्लियर करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोगों को दिमाग कम चलता है कि कुछ भी करेंगे ये कर देंगे ऐसा। तो ये नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स किसी के पास नहीं होना चाहिए। इसका प्रोडक्शन, इसका जो बनाने का तरीका है वो सब रोक लगाने का जिम्मा तो यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है, और यूएसए इसमें हमेशा लीड लेता है और यूएसए के लोग आ जाते हैं। ओके, इफ एनी कंट्री इज फाइंड इफ एनी कंट्री इज फाइंड व्हाट डूइंग प्रोसेसेस, डूइंग रिसर्च ऑन यूरेनियम एनरिच करने के लिए, एनरिच का मतलब मैं बोलूँगा, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। तो जनरली क्या होता है, एक सेटेलाइट से बड़े बड़े अगर गोल गोल अगर खड्डे समझो या गोल गोल ऐसा डिप्रेशन हम देखते हैं ना, तो इफ इन ए सेटेलाइट इतने बड़े बड़े किलोमीटर के बड़े बड़े ऐसे गोल, इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर्स, देन ये सपोज किया जाता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो रहा है। सर ऐसा क्यों सर, गोल गोल क्यों, क्यों नहीं स्क्वायर, क्यों नहीं रेक्टेंगल, ऐसा वाई नॉट लाइक दिस? सो आप याद रखिए, यूरेनियम को एनरिच करने के लिए, बिकॉज यूरेनियम इज ए मेटल है, यूरेनियम एक मेटल, एक पत्थर की तरह होता है और कुछ नहीं, वो एक मिनरल है, वो पत्थर की तरह होता है। अगर उसको माइन किया जाता है, उसको ढूंढा जाता है, और थोड़े कंट्रीज में है, थोड़े कंट्रीज में नहीं है, और आपको ये पता है अपने पास भी नहीं है। इंडिया में थोरियम रिजर्व ज़्यादा है, और थोरियम से एनर्जी प्रोड्यूस करना या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना हमारे पास वो अभी टेक्नोलॉजी हम उतनी एडवांस हुई नहीं है। तो हम न्यूक्लियर सप्लाईज के लिए बाइलेटरल मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स अग्रीमेंट्स करते हैं अदर कंट्री से कि भाई आप सप्लाई करो यूरेनियम हमें, हम हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रख के उसको चलाएंगे। तो अभी तक तो हमारा हिस्सा यहीं तक है कि दूसरों से यूरेनियम का मेटल लो और वो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रखो और एनर्जी प्रोड्यूस करो, सबको एनर्जी दो, ये चल रहा है, ठीक है। सो ये जो न्यूक्लियर मेटल है, ये जो यूरेनियम का जो पत्थर है, वॉट एवर आई एम सेइंग टू यू,
अगर इसको एनरिच करना है, ओके अगर इसमें एक आइसोटोप होता है जो सी एक तो मेरी चीज़ कॉमन है, आपको मैं इससे पहले भी वीडियोस में बोला था, ओके इलेक्ट्रिसिटी बनने का एक ही तरीका है, ओके एज फार एज वी नो, ओके इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है हीट से, हीट से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, और हीट जहाँ पे पैदा हो गई वो हो गया हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं एक जगह, एक एरिया जहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। सर कौन से रिएक्शंस होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? फिशन रिएक्शंस होते हैं। कौन से रिएक्शन? फिशन। एक यूरेनियम का मेटल लो, उसके ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करो, न्यूट्रॉन के ऊपर फेंक दो, उसके बाद क्या होता है, इट इन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ, जैसे कि अपन मूवीज में देखते हैं, स्पेशली इंग्लिश मूवीज में, ऐसा एनर्जी पूरी ऐसा आती है ना, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी पूरी रिलीज होती है एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से। और अपने को चाहिए भी हीट, ओके तो हीट मिल ही गई, तो उसको स्लोली हम कंट्रोल करके अपने टरबाइंस चलाते हैं, फिर वो टावर्स तक भिजाते हैं, फिर घर के पास की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट तक आता है, फिर वो ट्रांसफार्मर में जाते हैं, फिर ट्रांसफार्मर से वो हीट अपने कॉपर वाइट्स में आके अपना बल्ब जलता है और नियॉन गैस चलती है। आप कौन सा भी ले लो, बट सबको चाहिए हीट, ठीक है, फाइन। तो हाँ, ये जो इसमें जो एक एसोटोप होता है यूरेनियम में, एक एसोटोप होता है जिसका नाम है यूरेनियम 235। यही सी आइसोटोप का मतलब है एक मेटल में अलग अलग किस्म, ओके जैसे कि एक फैमिली में एक भाई होता है और एक भाई का नाम अलग होता है, ये भाई अलग इन द सेम, बट फैमिली तो एक ही है ना, राइट। सो यूरेनियम भी एक मेटल है, एक पत्थर है, इसमें अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, अलग अलग किस्म होती हैं। उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम 236 भी है, ये इतना काम का नहीं है। यूरेनियम 235 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही जाएगा फिशन रिएक्शन में, ओके। अगर समझो ये आपका यूरेनियम मेटल है, यहाँ पे 36 से 25 है, 36 से 35 है, 36 से 35 है, सो 35 पे जब बम्बार्ड करेंगे तब ये एनर्जी रिलीज होंगी, नॉट 36 पे, नॉट 32 पे, रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, ओके। तो 35 पे जब न्यूट्रॉन को अपन बम्बार्ड करेंगे, उसके ऊपर फेंकेंगे, तब आपको एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी को हम कंट्रोल करेंगे। दैट्स वाई न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम बोलते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शंस। और उसके ऊपर एक बार जब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, जब रिएक्शन हो जाता है, वो रिएक्शन कंटिन्यू होते रहता है, फिर बम्बार्डमेंट, फिर एनर्जी रिलीज, इज दिस गोज ऑन एंड गोज ऑन। दैट्स व्हाई न्यूक्लियर पावर इज ए सस्टेनेबल पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पावर इज ए सस्टेनेबल पावर, क्योंकि ये चलते ही रहता है। प्लस न्यूक्लियर पावर से एनवायरमेंट लॉस होता ही नहीं है, ओके। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी लिखे वाला है, इट्स इज न्यूक्लियर एनर्जी इज कंसिडर्ड एज क्लीनलीस्ट एनर्जी बोल के भी लिखे हुआ है, वन ऑफ द क्लीनलीस्ट एनर्जी। तो एनवायरनमेंट भी अच्छा है और सस्टेनेबल अपने को एनर्जी प्रोड्यूस होते रहती है। सो दिस इज एक्चुअली द बेस्ट चॉइस बाय द एनी गवर्नमेंट टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मैं आपको ओवरऑल दिया हूँ। एनरिचमेंट का मतलब क्या है? एनरिचमेंट का मतलब, ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे, अगर 100 ग्राम का मैं यूरेनियम लिया, 100 ग्राम का यूरेनियम, ओके द स्टोन वॉट एवर आई एम टॉकिंग, द 100 ग्राम का मैं यूरेनियम लिया, इसमें रहेगा देखो 0.7% तक ही रहेगा, क्या बोलते हैं सो अपने यूरेनियम 235 0.7% तक ही रहेगा। और ये इतना कम है, 100 ग्राम में समझो इतना 0.7 ग्राम जनरली कितना यूरेनियम 235 होता है, ये इतना कम है कि ये रिएक्शंस क्रिएट नहीं कर सकता, ये बम्बार्डमेंट में जा नहीं सकता, ओके। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर नहीं सकता। तो इसका है 0.7 से लेके 3 to 5% के बीच आना। ये जो यूरेनियम 235 आइसोटोप है, इसका मटेरियल, इसकी क्वांटिटी इतनी बढ़ानी है। जब इतनी बढ़ेंगी तो होगा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस हो गए, ओके। सो ये बढ़ाने के प्रोसेस को बोलते हैं एनरिचमेंट। ये बढ़ाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनरिचमेंट। और ये एनरिचमेंट कैसा करते हैं? ये एनरिचमेंट एक बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूज में, आपके वॉशिंग मशीन है ना, वहाँ पे यूरेनियम मेटल रख के ऐसा गोल गोल फिरता रहता है ये सेंट्रीफ्यूज, तो यहाँ पे आइसोटोप ऐसे निकलते रहते हैं, 235 हम कैप्चर ये लोग कर लेते हैं, ओके। सो दैट्स वाई
अगर कोई से एरिया में आपको गोल गोल बड़े बड़े ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए दिखते हैं तो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उनका जो भी वॉच डॉग है ओके ऑफ द वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए, ये पूरे कंट्रीज के मैप्स ऐसा निकालते रहता है। अगर उनको पता चला कि ऐसे बड़े बड़े गोल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो वो डाउट करते हैं और वो गवर्नमेंट से बात करते हैं और उनके ऊपर अगर वो रोकेंगे या हमको अलाउ करेंगे ये सच में वही है रिएक्टर्स या आप किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं, ये सब पूछेंगे और खेल वहां से शुरू हो जाएगा। ओके बस ठीक है, 1 सेकेंड। राइट, sometimes what happens is I will forget that I have put the recording or not. Okay, चलो। अब ये हुआ था ईरान के साथ। ओके ईरान के देखो ये है ईरान का एरिया ही है ये। ओके सैटेलाइट में इमेज में ऐसा मालूम हुआ। हाँ सो ईरान ने बड़े बड़े ऐसे ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। देखो यहाँ पे देखो आप गो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और एक बार अच्छे से देख लो सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाना चाहिए कि ये असल ये चल हो रहा क्या है असल। ओके एवरीथिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू एस्पिरेंट। देखो यहाँ पे गोल ये एक है, ये एक है। सो ये हो गए अपने व्हाट आई से इज, ये तो चलो दूसरे है, वो तो मैप में ऐसे ही डाल दिए फॉर एनी अदर पर्पस, बट ये है। तो ये ऐसा दिखने के बाद में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को डाउट आया और वो स्टार्टेड वो टॉकिंग टू ईरान, और ये भी पता चला कि ईरान एनरिचमेंट कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गया मैं आपको, प्लीज़ रिमेंबर दिस, अगर कोई यूरेनियम मेटल को अगर हम एनरिचमेंट करेंगे 20% तक, 20% तक यूरेनियम मेटल का अपन एनरिचमेंट करेंगे, इसमें यूरेनियम 235 की मात्रा उसमें 20% तक बढ़ाएंगे ओके सेंट्रीफ्यूजल प्रोसेस से, देन इट विल कन्वर्ट इनटू एटॉमिक बॉम्ब बोलते हैं उसको, हम एटॉमिक बॉम्ब बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यही एनरिचमेंट बचाना है, 0.7 से लेके 3 to 5% इज ओके फॉर एवरीवन। इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड दिस इट मींस व्हाट, आप कर रहे हैं यूरेनियम का एनरिचमेंट, आपके इंटेंशंस खराब है, आपके इंटेंशंस न्यूक्लियर वेपन्स एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने के लिए है। इसलिए इतने बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूज की जरूरत क्या है, जब छोटे छोटे सेंट्रीफ्यूज लगा के इतना ये सिर्फ ये तो कर सकते हैं छोटे छोटे सेंट्रीफ्यूज लगा के, बट इतने बड़े बड़े लगाने का मतलब क्या है, इसका मतलब आपको एनरिच बहुत करना है, आपको यूरेनियम 235 का आइसोटोप बहुत चाहिए, बिकॉज आप स्टॉक पाइल कर सकें, आप यूरेनियम के बॉम्ब्स बना के आपके पास रख सकें, कल को आपको किसी के ऊपर यूज करना है तो आप यूज कर सकें और ये वर्ल्ड में एक डिसऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर सकें। सो दैट इज द रीजन। तो ये हम बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूज देखते ही डाउट आ जाता है अपने को। सो लेट अस सी टेंशन ओवर। तो मैं शुरू से हिस्ट्री से बता रहा हूँ आपको, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सुनिए। ओके टेंशन ओवर ईरान एलिज एफर्ट्स टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, ये तो सैटेलाइट से मालूम हो गया था कि ईरान कुछ ना कुछ कर रहा है विथ रिगार्ड टू न्यूक्लियर वेपन्स। सो टेंशन शुरू हो गया बड़े बड़े सुपर पावर्स में कि कुछ ना कुछ चल रहा है। ओके ईरान तो हमेशा से इंसिस्ट करता है कि देखो भाई हमारा एनरिचमेंट जो भी कर रहे हैं पीसफुल प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का, हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब कंट्रीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके मीनिंग ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट मैं आपको बोल दिया हूँ। ओके और ये लो एनरिच यूरेनियम 3 to 5% कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर अगर 20 से ज़्यादा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं, वेपन ग्रेड। ठीक है राइट, वो मालूम हुआ कि यूरेनियम से साथ ऐसा खेल रहे हैं कि ईरान वाले, ये मालूम हुआ। देन इन 2005 सैंक्शंस लगाना और जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं जकपा। इन 2015 में ईरान अग्रीड ए लॉन्ग टर्म डील ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ईरान ऐसे काम कर रहा है बोल के इंटरनेशनल जो वर्ल्ड पावर्स है वो लोग ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। सैंक्शंस का मतलब मैं लास्ट क्लास में बोला हूँ, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं, और यू नो दैट इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने से अपने कुछ गुड्स वो खरीदते नहीं हैं और कोई गुड्स अपने को लाने देते नहीं है। सो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन हैम्पर होगा। ओके और सोसाइटी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशन होगा एक्सेट्रा सो एंड सो थिंग, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन दैट हर कंट्री ऑल द रिसोर्सेज के से अबंडेंट नहीं होती है। सो इट इज़ वेरी कॉमन थिंग। सो थोड़ा अब इंडिया के पास एग्रीकल्चर ज़्यादा है, इसका मतलब इंडिया के पास इंडस्ट्री कम है, थोड़े लोग थोड़े और रिसोर्सेज में ज़्यादा बेहतरीन होते हैं और थोड़े रिसोर्सेज में कम होते हैं। सो इट्स नॉट लाइक एवरी कंट्री इज जैक ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ तो है नहीं हर एक के पास। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ज़रूरी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन करना है और कंट्री में सप्लाई भी इंश्योर करना है, सो दैट लोगों को जो भी चाह रहे हैं नीड्स एंड वांट्स से पूरे हो। राइट,
तो अभी क्या हुआ, जब ईरान के जो ये एलिज्ड न्यूक्लियर वेपन अपग्रेडेशन जब चल रहा था तो वहाँ पे सैंक्शन लगा दिए थे। सैंक्शन लगा दिए तो ईरान बोला नहीं भाई सैंक्शन मत लगाओ, अपन मिल के बात करेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स अच्छे के लिए बन रहे हैं, नॉट फॉर न्यूक्लियर वेपन अपग्रेडेशन। तो फिर क्या हुआ, एक ये P5+1 की एसोसिएशन बनाए। ओके, P5 में यूएस है, यूके है, ओके, फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, जर्मनी। तो ये पांच, ये जो पांच है ये छः है। ये तो ये परसों परसों ऐड हुआ है, पहले तो P5 थे, ये +1 इज एज एट रिसेंटली। ओके, जर्मनी को बाद में ऐड करें, ठीक है। तो ये P5+1 एक ग्रुप बना, ग्रुप बन के ये ईरान के साथ आप डील कर रहे हैं। ओके, ये इसको बोलते हैं P5+1 न्यूक्लियर डील बोलते हैं। P5+1 न्यूक्लियर डील, 1 2 3 4 5, ओके एक्चुअली 6 है ये, एक्चुअली इट शुड बी लाइक P6+1। ओके, P6 तो ये ये 6 और ईरान एक 1 है ना, ऐसा रहना चाहिए, तो उल्टा ही है, एक तरफा है ये पूरा। ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत वो फैंसी बनाना भूल गए शायद। ओके, राइट, फाइन। तो ये लोग अब ईरान से बात करेंगे भाई आपका क्या प्रॉब्लम है, और दोनों के इशू सॉल्व करने का है। इन जुलाई 2015 ईरान हैड 2 यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स, एक है नतान्स और एक है फोर्डो। ओके, एंड वाज ऑपरेटिंग ऑलमोस्ट 20,000 सेंट्रीफ्यूज। आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा है। अंडर द जकोबा द कंट्री वाज लिमिटेड टू इंस्टॉलिंग नो मोर देन 5,000, नो मोर देन 5,000। अब इनके पास कितने हैं, 20,000। ओके, अनटिल 2026 से 5,000 ही नहीं होना बोले, तो अभी इनके पास ऑलरेडी 20,000 है। तो अभी गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। ये लोग बोले कि नहीं भाई आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप न्यूक्लियर डील बोल के ये लोग बोल रहे हैं, और ईरान बोल रहे हैं हम तो फॉलो कर रहे हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन डे हुआ था जनवरी 2016 से। ओके, ये एक छोटा मोटा क्वेश्चन है। नंताज, द कंट्रोवर्शियल नंताज एंड फ्रोडो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स आर लोकेटेड इन अफगानिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सेज रिपब्लिक। सो हम अभी बढ़े हैं ऑब्वियसली ईरान के हैं ये दो, नतान्ज एंड फोडो, ठीक है, राइट। So changes under joint comprehensive plan of action, जो कि यहाँ पे P5+1 और ईरान है, ये डील होने के बाद में, ओके 2015 ये डील होने के बाद में क्या करना था ईरान को, व्हाट स्टेप्स इट हैज़ टू टेक। देखो, फोर्डो कन्वर्टेड फ्रॉम फ्यूल एनरिचमेंट टू ओनली टेक्नोलॉजी सेंटर। नंताज इज नाउ ईरान ओनली यूरेनियम एनरिचमेंट प्लान था। अराक भी एक था, प्लान्ड हैवी वाटर रिएक्टर टू अवॉइड प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम। तो आप समझ सक रहे हैं ना। तो ये देखिए आप कि ईरान के पास पहले दो बड़े बड़े थे, अब वो डील में क्या हो गया, एक सेंट्रीफ्यूज, एक फोर्डो में जो थे सेंट्रीफ्यूजेस, एनरिचमेंट प्लान जो भी था फोर्डो का, ये पूरे को अबेंडन करना पड़ा ईरान को, और ईरान को उसको एक टेक्नोलॉजी सेंटर बना देना पड़ा। और ईरान के, और अकॉर्डिंग टू द सैंक्शंस, अकॉर्डिंग टू द डील, ईरान सिर्फ एक ही यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट ऑपरेट करेगा, जो है नतान्स पे, और इसके यही फीचर्स नहीं और थोड़े फीचर्स है, लेट अस सी। ओके, ईरान शुड रिड्यूस इट्स स्टॉक पाइल, ओके, टू 98% टू 300 kg, बस 300 kg तक आप यूरेनियम रख सकते हैं। एनरिच्ड यूरेनियम 300 kg से ज़्यादा नहीं रखना है, ये एक फर्स्ट है। इट मस्ट ऑल्सो कीप द स्टॉक पाइल लेवल्स ऑफ एनरिचमेंट एट 3.67%, और जो भी स्टॉक पाइल है ऑलरेडी उनका कभी भी आप रखो, यूरेनियम जितना भी आप माइन कर रहे हैं, वो जो भी माइन करे सो यूरेनियम का एनरिचमेंट 3.67% से ज़्यादा नहीं करना है। एडिशनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट टेक प्लेस ओनली इन नंतास, ये तो अपन पढ़ लिए। नो एनरिचमेंट इज परमिटेड एट फोर्डो अंटिल 2031। 1044 सेंट्रीफ्यूज लेफ्ट एट द साइट्स आर अलाउड टू प्रोड्यूस ओनली रेडियो आइसोटोप्स यूजफुल फॉर मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। सो ऐसे पूरे वहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं न्यूक्लियर डील में। ओके, देन क्या हो गया, और क्या बोले, यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा हैज आल्सो सेड दैट ईरान के जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, एंड दे आर कमिटेड टू व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोबस्ट मॉनिटरिंग होना चाहिए, उसकी वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन भी करना चाहिए। सो इंस्पेक्टर्स आएंगे कहाँ से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सो ये ईरान में जाएंगे और न्यूक्लियर रिएक्टर्स और वो प्लांट को पूरा सर्वे करेंगे, देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हमें बिना बताए या अंडरग्राउंड या मिसगाइड करके ये लोग एनरिच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब मालूम करने के लिए ये एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से के एक्सपर्ट्स कमिटी विल गो देयर एंड डू द इंस्पेक्शन।
Okay, it is going to be a watchdog between P5+1 and Iran. Iran also agreed to implement the additional protocol also. In that International Atomic Energy Agency के safeguard agreement है, which allow inspector to access any sites anywhere in the country they deem suspicious. और क्या चाहिए? ईरान ये बोल रहा है कि इतने चीज़ें तो आप बता दिए मुझे, ओके, और मैं ये भी करने रेडी हूँ, और आप IAEA वाले को भेजते बोले ठीक है भेजिए, तो मेरे तरफ से तो मैं ओके हूँ, मैं तो फाइन हूँ, ठीक है। बट क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को ये सब पसंद नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप ओके सैंक्शंस, बट क्या हो गया अभी, क्या हो रहा मालूम, सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है। पहले बात तो लगा दिए, डील होने से पहले ही सैंक्शंस लगा दिए, फिर डील होने के बाद भी सैंक्शंस पूरे नहीं निकाल रहे। तो एक कमिटी, एक पार्टी पूरे कमिटमेंट से फॉलो कर रही है एग्रीमेंट, और एक पार्टी सैंक्शंस वैसे ही रख रही है। तो दुख होता नहीं होता तकलीफ होती, राइट, होती। तो ईरान क्या है मालूम, ये ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की वजह से ईरान की इकोनॉमी पूरी रुक गई थी, ओके, कॉस्टिंग कंट्री मोर देन 160 बिलियन इन ऑयल रेवेन्यू इटसेल्फ। सिर्फ 4 साल में इनका इतना लॉस हो गया था, ओके। और ये जब अभी सैंक्शंस चल रही थे 2015 से लेके जब न्यूक्लियर डील हुई और ईरान अग्रीड टू दैट डील, तो सैंक्शंस भी थे और ईरान फॉलो भी कर रहा था, और तकलीफ होने लगी थी। एक काइंड ऑफ डिसेंट बढ़ते जाता ना भाई, एक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाता। हम तो कमिटमेंट से कर रहे हैं, फिर वो लोग सैंक्शंस भी पूरे नहीं निकाल रहे हैं, तो ये लोग ईरान के जो भी गवर्नमेंट है वहाँ के लोग बहुत तकलीफ में, बहुत उनका एग्जैजरेशन बढ़ते जा रहा था। और ये एग्जैजरेशन और एक्सेलरेट भी हो गया 2018 में, व्हेन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अबेंडन द agreement, okay, and calling it as defective at core, और थोड़े सैंक्शंस लगा दिए। इकोनॉमी ऑफ ईरान प्लंज इनटू रिसेशन, उनकी वैल्यू ऑफ करेंसी बहुत नीचे गिर गई थी, उनके कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ गया था। तो ये सब हो गए थे ईरान में, इवन दो दे केम एंड दे हैव ओपन देयर साइट फॉर द IAEA इंस्पेक्शंस आल्सो। अब ईरान सैंक्शंस वर टाइटेंड अगेन इन 2019। ईरान से बर्दाश्त नहीं हुआ, ईरान स्टार्टेड अबाउट ब्रीचिंग द deal restrictions, okay, breaching the deal restrictions, and always Iran is saying that भाई ये वन पार्टी कमिटमेंट्स हम नहीं कर सकते, हम ही यहाँ से कमिटमेंट्स कर रहे हैं, आप तो खाली सैंक्शंस पे सैंक्शंस टाइटन करते जा रहे हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है, लाइक दैट ईरान वाज सेड। तो ये दोनों के बीच में अभी तक कुछ सुलह हुआ नहीं है, जैसे का वैसी ही है। तो अभी क्या हुआ, रिजम्पशन ऑफ टॉक्स हुए, जो बिडेन की गवर्नमेंट में रिजम्पशन ऑफ टॉक्स हुए, मल्टीलेटरल न्यूक्लियर टॉक्स हैव स्टार्टेड वंस अगेन एंड वियना। मल्टीलेटरल इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे जापान है, जर्मनी है, ओके सॉरी जापान नहीं है, जर्मनी है, यहाँ पे यूएस है, यूके है, तो P5+1 मल्टीलेटरल है, ओके। और ईरान, दोनों का शुरू हुए टॉक्स। ईरान के चीफ नेगोशिएटर थे जो भी थे, इंट्रोड्यूस डिमांड्स दैट आर इन इफेक्ट कैंसल्ड वेरियस अंडरटेकिंग्स दैट वाज एग्रीड बाय ईरान ऑन इन प्रीवियस अरेंजमेंट। और अभी जो न्यू टॉक्स में ईरान के जो नेगोशिएटर थे ना, उन्होंने ऐसे डिमांड्स लेके आए ईरान की तरफ से, ये पहले के जो भी डिमांड्स को ईरान अग्री करी थी ना, वो उसमें नहीं है। तो एक समझो कि आप पूरे को रिफ्रेश, फ्रेश, वेयर ईरान कैन गेट मोर वाट लिवरेज, मोर कंसेशन, ये डिमांड्स ऐसे थे, ओके। नॉन पार्टीसन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ये डील के पार्टी में नहीं है, जो भी ये डील में नहीं है, उसको बोलते हैं अपन नॉन पार्टीसन ऑर्गेनाइजेशन। कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर कंट्रीज, दे आर सेइंग दैट ईरान बिगैन एक्सीडिंग GCPOA लिमिट्स ऑन बोथ इट्स अलाउड स्टॉकपाइल एंड लेवल ऑफ एनरिचमेंट, ओके, ईयर आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप विड्रू। द मोमेंट डोनाल्ड ट्रंप विड्रू कर लिया है न्यूक्लियर डील से, ईरान उनका न्यूक्लियर वेपन अपग्रेडेशन बहुत फास्टर रेट से कर चुका था, ओके, बिकॉज कोई उनको पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो वो लोग भी ब्रीच करते गए, स्टॉक पाइल एनरिचमेंट उनका होते गया, ओके। व्हाट ईरान एंड यूएसए, अब इन दोनों में असल कंटेंशन क्या है, दोनों क्या पूछ रहे हैं। न्यू राउंड ऑफ टॉक्स इन वियना still have no positive outcomes, अभी भी कुछ बाहर निकला नहीं है दो साइड से। बोथ साइड्स आर बहुत एडमेंट, दोनों भी बहुत मुंड है, ढीठ है, सुन रहे नहीं एक दूसरे की, ओके। और सोच से कि वन पार्टी अदर पार्टी शुड बैक डाउन, आप सुनो या मैं सुनो, ऐसे ही कर रहे हैं, ओके। ईरान इंसिस्ट ऑन ऑल सैंक्शंस बीइंग लिफ्टेड, वेयर अमेरिकans आर आस्किंग ईरान टू रिटर्न टू रिड्यूस एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। तो ईरान का बोलने का मतलब क्या है, आप पूरे सैंक्शंस निकालो, मैं रिड्यूस कर दूंगा एनरिचमेंट, और बट यूएस एंड ऑल दे आर सेइंग दैट पहले आप एनरिचमेंट कम करो, हम थोड़े स्लोली निकालेंगे, ओके, सैंक्शंस। तो इन दोनों में देखो ये कंटेंशन चल रहा है, ओके। And obviously Americans, they also want Iran to fully accept international atomic energy inspections, ठीक है, वो तो पहले भी था। बट
ये ऑथर ये बोलते हैं एडिटोरियल में कि यही दो रीजंस के वजह से न्यूक्लियर टॉक्स रुक नहीं गए हैं। अभी ईरान का फ्रस्ट्रेशन ये लेवल पे चले गया है कि ईरान पहले नॉर्थ, नाउ ईरान इज आल्सो फॉलोइंग ए नॉर्थ कोरियन कॉर्ड। नाउ ईरान इज मूविंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। भाई आप चाहिए ही नहीं मुझे, आप क्रिएट करने के लिए आप चाहिए नहीं, मैं जाऊंगा चाइना और रशिया के पास। नाउ मैं जाऊंगा चाइना और रशिया के पास। अब ईरान का ट्रेड यहाँ पे ज़्यादा शुरू हो गया है, ईस्ट में ज़्यादा शुरू हो गया है, क्योंकि ये लोग बहुत सता रहे हैं बोल के ईरान ऐसा सोच लिए, और ये लोग समझेंगे भी नहीं और कुछ आगे बढ़ेगा भी नहीं। कितना बोल के इकोनॉमिक सैंक्शंस अपन बेयर करेंगे, लेट अस मूव टुवर्ड क्लोज टू चाइना एंड रशिया बिकॉज दे आर सॉफ्ट ऑन ईरान, दे आर सॉफ्ट ऑन ईरान। ऑन द अदर हैंड अमेरिकन डू नॉट हैव ए वेरी क्लियर डायरेक्शन फॉर ईरान फ्यूचर। तो ये लोग सिर्फ सैंक्शंस लगा रहे हैं, मगर आगे होगा क्या, कब निकालेंगे आपके सैंक्शंस, ये कुछ प्रॉपर प्लानिंग से नहीं कर रहे हैं। P5 प्लेसमेंट द ऑथर इज सेइंग दैट, देखो भाई पहले ऑथर इज सेइंग थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक तो ऑथर बोल रहे हैं कि ये टॉक से कुछ आउटकम आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये जो अमेरिकन पार्टी है, ये इनके डिमांड्स इनको नहीं चाहिए, इनके डिमांड्स इनको नहीं चाहिए। सो पहले आप सुनो, ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है? ईरान इज प्लेइंग नाउ नॉर्थ कोरिया कार्ड। ईरान अब स्लोली मूव अवे हो रहा है कि अभी आप, ईरान क्यों इतना डिमांडिंग हो गया है? ईरान इसलिए इतना डिमांडिंग हो गया है कि ईरान ये सोच के बैठ गया, अब आपसे मैं यूरोप से करूंगा नहीं ट्रेड, आप यूएस भी नहीं चाहिए, यूके भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जाऊँगा ईस्ट में, मुझे रशिया के पास जाऊँगा, मैं चाइना के पास जाऊँगा, वहाँ पे ऑयल बेच लूँगा, उनको ऑयल बेच लूँगा, फिर वो लोग तुमको ऑयल बेचेंगे, ऐसा बेचो या ऐसा खाओ या वैसा खाओ, क्या करने का है, मुझे क्या करने का है, मैं तो जाऊँगा वहाँ बेचूंगा। ठीक है, सो ईरान इतना डिमांडिंग भी हो गया है, ओके, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। और जो बिडेन थोड़े बहुत सॉफ्ट नेचर्ड भी है, उनका वो छवि भी वैसी है, इसलिए जो बिडेन का भी थोड़ा बहुत उनका नेचर और उनका वे ऑफ फंक्शनिंग का भी लिवरेज यहाँ पे ईरान गवर्नमेंट ऑलरेडी ले रहा है मस्त में, ओके। और एक थर्ड इंपॉर्टेंट पे है, अमेरिका का कुछ प्रॉपर प्लान नहीं बता रहे हैं वो ईरान को। देखो भाई, ये साल तक ऐसा करेंगे, ये साल तक ऐसा करेंगे, अगर कुछ एक रोड मैप देते थे, कुछ एक फ्यूचर पाथ बताते थे, तो फिर भी ईरान समझ सकता था। तो ये तीन वजह से क्या हो रहा है, ये टॉक सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, ओके। यूरोप वाले क्या कर रहे हैं, जर्मनी फ्रांस वाले बस दे आर जस्ट नेगोशिएटर के तौर पे काम कर रहे हैं। मेजर पार्टी यहाँ पे अमेरिका ही है, आपको पता है, ओके। और रशिया के चाइना के बारे में हम सुनते ही नहीं, बिकॉज दे आर क्लोज टू नाउ ईरान नाउअडेज। तो इनके पास तो लीस्ट रोल दिया गया है इनको, यूरोपियन कंट्रीज को, भाई आप नेगोशिएटर बनो। और दे आर जस्ट सेइंग दैट हाँ अभी के राउंड में पॉजिटिव होगा लाइक दैट दे आर सेइंग। चाइनीज तो रिमार्क्स कर रहे हैं यूएस पे, देखो ये तो यूएस की हिपोक्रेसी है, ये तो आप झूठे बात करते हो हमेशा हमारे से, ओके। सो चाइनीज इज सेइंग टू द अमेरिका दैट आप जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ओके। एंड चाइना आर वेरी सिंपैथेटिक टू ईरान। ईरान के जो भी डिमांड्स है, जो भी आर्गुमेंट्स है, वो चाइना को बहुत पसंद आ रहे हैं। और चाइना बोल रहा है कि देखो भाई, ईरान जो भी मांग रहा है वो सही तो है, वो तो कम करेगा, ही इज रेडी टू डिक्रीज इट्स स्टॉक पाइल। आप निकालो सैंक्शंस। तो समझो आपकी यूरोपियन का प्रेशर ईरान पे से उतना है नहीं, चाइना और रशिया ईरान के पास है, अब अमेरिका क्या ही कर लेगा, ऐसा हो गया, ओके। और ये है अपने अयतुल्ला अली खामेनी, इनके डिमांड्स, ओके। इनके जो डिमांड्स है, इनके पहले जो इन प्रेसिडेंट थे, इनका जो डिमांड था कि फुल सैंक्शंस रिमूव करना है, जो भी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं पहले रिमूव करो और बैठेंगे टेबल पे, ठीक है। अब इनका टाइम हो गया है, इनके जगह पे आए हैं रईसी गवर्नमेंट, इब्राहिम रईसी आए हैं, ये अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है, ओके। ये बोल रहे हैं, और इनका नहीं, इनका और थोड़ा ज़्यादा है, ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स लिटिल बिट एक्सटेंड। तो ये इनका एक अच्छा डायलॉग है, रिपीटेडली प्रोक्लेम नथिंग इज अग्रीड ऑन अनलेस एवरीथिंग हैज़ बीन अग्रीड ऑन। तो तुम थोड़ा मैं थोड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। ऑलरेडी हम 2015 से देख लिए, आप लोग फॉलो ही नहीं करे, ईरान सिर्फ उसके कमिटमेंट पूरे करते गया। ऐसा नहीं है, नथिंग इज अग्रीड ऑन, ना मैं कुछ अग्री करूँगा ना आप कुछ अग्री करो, अनटिल एंड अनलेस एवरीथिंग इज अग्रीड ऑन। जब सब कुछ अग्रीड हो गया तो ही अग्रीमेंट, नहीं हुआ तो नहीं, कम ज़्यादा मैं नहीं खामोश बैठूंगा, okay, that is what it is saying. Or it seems that Raisi government to leverage Iran expanding nuclear program to produce more concession. और ये जो ईरान के जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट परसों बनी है, ये थोड़ा बहुत कंसेशंस लेने की कोशिश करेंगे उनसे कि हम कर लेते भाई, आप मत इंस्पेक्शन मत करो, कुछ ना कुछ बोलेंगे कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में हर्डल नहीं डालने के लिए कुछ ना कुछ कंसेशन लेने वाले भी है। तो इनका भी यही है, थोड़ा एक्स्ट्रा है दैन दी बिफोर प्रेसिडेंट।
Okay, that is all about Indo-US, sorry, this Iran and US P5+1 न्यूक्लियर डील. तो अभी तक ये टॉक्स में आगे कुछ बढ़ा नहीं, बट वेरी इंपॉर्टेंट है. आपको ये भी पूछ सकता है कि P5+1 विच फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्री ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील. ईरान न्यूक्लियर डील, व्हाट डज P5+1 stands for? Okay, so Iran and P5+1 has agreed on which one of the following agreement. तो ये है JCPOA. तो आप ये तो थोड़े बहुत बन सकते हैं, और ये तो लीडर्स के नाम तो छोटे छोटे एग्जाम्स में आप पूछ लेते हैं वो, ठीक है. अभी एज एंड मैरिज बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखो. लास्ट टाइम अपने मेरे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर नहीं दिख रहा है, तो मैं प्रॉपर्ली बड़ा वाला लिखा हूँ अब. ओके, सो अभी यहाँ पे बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बेसिक इशू क्या है. आपको सोसाइटी में एक रिफॉर्म लाना है, आपको एक सोसाइटी में रिफॉर्म लाना है, और आप रिफॉर्म लॉ से लेके आ रहे, और आप आर ऑफ रिफॉर्म अवेयरनेस से लेके आ रहे. ये दो है. सोसाइटी में रिफॉर्म, सोसाइटी में बदलाव लाना है, या तो आप लॉ से ला सकते, या तो आप अवेयरनेस से ला सकते. लोगों को बोलो आप सैनिटरी पैड्स यूज़ करो बोलो, और लोगों को, बच्चों को बताओ कि गर्ल्स के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा बोलो. मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बोलो, हाइजीन के बारे में बोलो, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बोलो. आपका एटीट्यूड चेंज करना ज़रूरी है बोलो. एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स क्यों अपन हो रहे हैं, और इन ज़्यादा फ्लड्स क्यों आ रहे हैं, साइक्लोन्स बार बार क्यों आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए. तो आप ऐसा अवेयरनेस भी ला सकते हैं कि सोसाइटी रिफॉर्म हो, सोसाइटी रिफॉर्म हो. ये एक तरीका है. और एक तरीका क्या है, आप लॉ ले लेके आओ, जैसे कि हेलमेट पे नहीं पहने तो ये होगा वो होगा, ऐसा बोलना है अवेयरनेस. अगर अगर फाइन लगा दो, चालान लगा दो, ये हो गया एक लॉ, ये हो गया एक लॉ. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आता है ये. तो सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए अपने पास है दो इंपॉर्टेंट वेज. एक तो है अपने पास अवेयरनेस, और एक लॉ. तो ये बिल में बेसिकली ये आर्टिकल में ये कहा गया है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक गुड फेथ में काम कर रहे हैं. आपका मेन इंटेंशन है कि मेटरनल मोर्टालिटी रेट, ये जो मेटरनल मोर्टालिटी रेट का मतलब है ओके, हाउ मेनी वुमेन आर डाइंग वाइल डिलीवरिंग देयर फर्स्ट बेबी. और इसका कारण क्या है, इसका कारण है बाई थाउजेंड करते, बाई थाउजेंड, हाउ मेनी वुमेन आर डाइंग वाइल डिलीवरिंग देयर बेबी विद इन 43 डेज. ये प्रॉपर डेफिनेशन है, विद इन 43 डेज बाई थाउजेंड. सो थाउजेंड, अगर थाउजेंड वुमेन आर डिलीवरिंग द बेबीज, इसमें से कितने मर रहे हैं ओके बिफोर 43 डेज ऑफ देयर टोटल कंडीशन. तो ये रेट को कम करना है. सो फेट तो अच्छा है. तो ये मालूम हुआ, ये माना गया है कि जो ये इनकी कम है 11 to 18 ईयर्स में, बच्चियों को इतनी, ऑब्वियसली बच्चों को भी उतनी अकल होती नहीं है, और बहुत वनरेबल होते हैं यहाँ पे. और गरीब लोगों के बच्चों की हालत, और बच्चियों की हालत और थोड़ा बहुत तकलीफ में होती है, क्योंकि वो 11 to 18 ईयर्स जो एडोलेसेंट एज है, 11 to 18 ईयर्स में देखो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं बच्चों को और बच्चियों को. और सन प्रेफरेंस इन द सोसाइटी है, तो बच्चों को ज़्यादा खाने दिया जाता है, थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, भाई कुल्फ़ी खा ले, भाई ये खा ले, वो खा ले. बट बच्चियों को नहीं, पूर सोसाइटीज़ में उन लोगों को उतना सब नहीं दिया जाता है. तो उनकी हेल्थ ऑलरेडी डिटेरियोरेट होकर रहती, वो उतने से हेल्थी नहीं होते हैं, दुबले दुबले पतले ऐसे होते हैं. तो आप रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ मैं. तो जब इनकी शादी हो गई, जब इतना लोड वो बच्चे के साथ वो लोड नहीं रख सक रहे हैं, और उनकी डेथ हो जा रही है. सो ये गुड फेथ में लेके आया सो बिल है. बट ये बिल लॉ से तो ये टारगेट एज पे करा है, ये बिल टारगेट एज पे करा है, और ये अप्रूव भी हुआ है कैबिनेट से. बट ये आर्टिकल में ये बोला गया है कि आप लॉ लेने के आने से पहले लोगों को सोशल रिफॉर्म तो लेके आना था, आप अवेयरनेस तो लेके आना था कि भाई क्यों हो रहा है. 11 to 18 ईयर्स में अच्छा खाना चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप इंप्रूव करना था, मेटरनल हेल्थ, उनकी हाइजीन, उनके रिप्रोडक्टिव के ऊपर अवेयरनेस लेके आना था. तो उनको भी समझाना था, पेरेंट्स को भी समझाना था, ये सब भी करना था. आप क्यों नहीं करें. ओके, दैट इज व्हाट द मेजर थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट हियर. ठीक है, ठीक है. लेट अस सी दिस. गुड इंटेंट है गवर्नमेंट का तो, बट गुड इंटेंट डज नॉट गारंटी फेवरेबल आउटकम्स. क्लियर बोर्ड है. एथिक्स में भी एक क्वेश्चन आ सकता है. गुड इंटेंट है, अच्छा इंटेंट है, मदर को प्रोटेक्ट करना है और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करना है, बहुत अच्छा इंटेंट है, बट डज नॉट रियली ब्रिंग्स आउट एनी पॉजिटिव आउटकम्स. ये भी है. ओके, कोर्ट्स लॉस, जो लॉज जो आपको प्रेशराइज करते हैं, ओके अगर वो सोसाइटी से एक्सेप्ट नहीं हुए, दे कैनॉट डिलीवर ओके योर ऑब्जेक्टिव्स. अगर सोसाइटी एक्सेप्ट करेंगी आपके ला, तो ऑब्जेक्टिव्स आप जो सोचे वो ऑब्वियसली दिखेंगे भी. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. ये एक पहला था. द यूनियन कैबिनेट अप्रूविंग द बिल टू इंक्रीज द एज ऑफ 21 ईयर्स ऑफ गर्ल्स ओके एज द सेम एज ऑफ मेन हैज बीन, वो अभी शुरू करने वाले डिबेट इसके ऊपर. ओके,
इफ पास, अगर वो पास हो गया, पर्सनल एंड फेथ बेस्ड लॉज विल विच गवर्न मैरिज इन इंडिया नाउ, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट है, ये 3 एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। अगर ये बिल आ गया, पास हो गया, तो ये 3 एक्ट को अमेंड करके वहाँ पे एज चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये किस्सा कहाँ से शुरू हुआ? लास्ट ईयर 2020 के बजट में निर्मला मैडम अपने फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने कहा था कि हम गर्ल गर्ल इंटरिंग मदरहुड, ओके, क्योंकि शादी हुई तो ये बच्चा एग्जिस्टेंस में आने का कुछ कॉन्सेप्ट रहता है ना, ओके। तो गर्ल इंटरिंग मदरहुड 18 ईयर्स बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चियां मर जा रहे हैं, तो गर्ल इंटरिंग मदरहुड शुड बी अबाउट 20 ईयर्स, जब तक क्या है उनके दिमाग की जहनीत और उनकी एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, ओके, और वो अच्छे तरीके से खाएंगे, अपना हाइजीन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करेंगे, तो उनको भी तकलीफ नहीं होगी। तो बेटर इज दैट 21 एज करेंगे, 21 साल। तो ये देखो देखो ऑलरेडी इन गर्ल इंटरिंग मदरहुड विद एम टू लोअर मेटरनल मोर्टेलिटी रेट्स में बोला कि वो बचाने के लिए, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट्स कम करने के लिए, इंप्रूव न्यूट्रिशन लेवल्स एज वेल एज इंश्योर अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन। 3 रीजन दिए हैं, 3 रीजन। एक तो एज बढ़ाने की वजह से बच्ची खुद से अच्छा खाएगी, क्योंकि उतना अवेयरनेस आ जाएगा कि मैं भी ज़्यादा खाना तो बच्चे को भी ज़्यादा मिलता है एक्सेट्रा, तो ये एक होगा। और क्या, न्यूट्रिशन लेवल्स इंप्रूव होंगे वो अच्छा खाने की वजह से। और जो शादी नहीं करना चाह रहे 18 साल 19 साल में, उनको करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो ग्रेजुएशन मिनिमम पढ़ेंगे, तो इससे क्या है सोसाइटी में बच्चियां भी पढ़े लिखे रहेंगे और उन्होंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों किसी के पर डिपेंड रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नहीं है ये, यस। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो एक कमेटी बनाए थे समाजवादी समता पार्टी, फार्मर समता पार्टी चीफ जया जलित, ओके, इनको बोले थे कि आप ये देखो, ये पूरा एज लिमिट का देखो, तो ये एज लिमिट का पूरा रिपोर्ट सबमिट कर दिए हैं दिसंबर 2020। द ऑब्जेक्ट लुक्स गुड, अच्छे ऑब्जेक्ट्स है, merely raising the age of marriage without creating social awareness and improving access to health is unlikely to benefit the community it wants to serve. Young women are not yet financially independent. अभी याद रखो, एनी हाउ आप 18 से 21 कर रहे हैं, 18 से 21 कर रहे तो आप एजुकेशनी लेवल में रहेंगे ये लोग, इनको जॉब तो मिलेगी नहीं ऑब्वियसली, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना ये हो नहीं सकता। ओके, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ऊपर से आप 18 साल के बाद ये तो फ्री थे, किसी के साथ भाग भी जा सकते थे, किसी को भी पसंद कर सकते थे, किसी से भी शादी कर सकते थे। 18 साल के बाद ही वो लोग उनकी चॉइस से मैरिज कर सकते थे। अभी आप क्या करें, 18 से 21 करके बच्चों की जो भी है लगाम बोलते हैं ना, आप और 3 साल बढ़ा दिए, और 3 साल बढ़ा दिए। आप पेरेंट्स उनको और एब्यूज़ करेंगे और सताएंगे, और उन्होंने उनके चॉइस के लड़के से लड़की से शादी कराएंगे, इनको चॉइस नहीं देंगे। तो देखो ये और ज़्यादा क्या हो गया, सोसाइटी का नॉर्म, सोसाइटी का प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा बच्चों पे। ओके, दैट इज़ व्हाट इट इज सेइंग। ओके, यंग वुमेन स्टिल नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उतनी तो तालीम होती नहीं है कि कुछ जॉब करे, ओके, and they are unable to exercise their rights and freedom until again what they will be coming into the pressure of what family and social pressures. Okay, फाइन। तो अभी देखो यहाँ पे देखो, मैं बोला ना, इट द इंक्रीज इन एज लिमिट विल इंक्रीज द पेरेंट्स अथॉरिटी ओवर यंग अडल्ट्स। ओके, इट्स बेटर दैट कि ऑब्जेक्टिव्स लॉ के थ्रू लाने के बजाय आप बच्चियों को, जो भी प्रेग्नेंट बच्चियां थे उनको आप कंसोल कर सकते थे, उनकी प्रेगनेंसी के कैंप्स चला सकते थे। 18 ईयर्स के बाद जिसकी भी शादी हुई, आप उनको बोल सकते थे कि ऐसा रहो वैसा रहो। ओके, प्रोवाइड देम नेटवर्क टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, उनको ऑनलाइन में कुछ फैसिलिटीज़ दो, और उनको एक टोल फ्री नंबर दो। कभी भी मैडम मैं 3 साल हो गया, 2-3 महीने हो गए मेरे प्रेग्नेंट होके, तो मुझे वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, अभी मैं क्या करूँ, एक टोल फ्री नंबर दो। तो वहाँ से कोई ऑपरेटर रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं मैडम आप यहाँ पे जाके दिखा लो, ये सीरियस इंजरी एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। ओके, नहीं मैं आप कनेक्ट कर रहे हैं आपको, अब हम, तो आप उनको सुविधाएं दो, एक नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल दो, एक नेटवर्क ऑफ फैसिलिटीज़ दो, उससे वो लोग भी अवेयर होंगे, हर चीज़ का सही समाधान होगा। द फोकस मस्ट बी ऑन क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस अबाउट वुमेन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स एंड ensuring girls are not forced to drop out of schools or college. Laws cannot be a shortcut in the path of social reform. Very very important. जनरल ऐसे पूछ सकता, law cannot be a shortcut for social reform. Comment. ओके, और एथिक्स में भी पूछ सकता। ओके, आप भी याद रखिए। और ये रिपोर्ट में जो समता पार्टी के चीफ की रिपोर्ट थी ना, ये रिपोर्ट में ये लोग क्या बोले हैं, 23.3% ऑफ वुमेन एज्ड 20 to 24 years married before 18 shows that like यहाँ पे है, ओके,
shows that prohibition of child marriage 2006 has not been wholly successful in preventing child marriage especially among the poor. तो अभी जो भी 20 to 24 के एज ग्रुप में जो भी बच्चियां हैं उसमें 23% ऑफ देम हैव ऑलरेडी मैरिज बिफोर 18 ईयर्स। तो जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एक्ट वो एक्चुअली में काम नहीं करा। 100 में से 23 बच्चियां 18 साल से पहले ही शादी कर ले रहे हैं। तो इट्स लाइक एनी हाउ ये तो इतना चल रहा है, इतना ज़्यादा है। तो ये बोले हैं कि वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी ये बोले हैं कि बच्चियों को डोमेस्टिक वायलेंस, यहाँ पे लिखे वाला है ओके वो मैं ऑलरेडी बोला बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू इन द आर्टिकल दैट वेर इट इज देयर ओके टू एक्ट पनिश्ड वुमेन राइट एक्टिविस्ट दे से दैट ये इंक्रीज एज लिमिट विल हेल्प दी पेरेंट्स टू पनिश देयर डॉटर्स हु मैरी अगेंस्ट देयर विशेस और एलोप एक्सेट्रा। फोर्स मैरिजेस करेंगे आप, डोमेस्टिक अब्यूज करेंगे और काम करेंगे और लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज भी नहीं देंगे। तो 18 साल बढ़ा दिया ना, बहुत हो गया। इंटरमीडिएट पढ़ ली बस, अभी की जरूरत नहीं है। और 3 साल घर के काम करो, ये काम करो वो काम करो। जो आप बोल रहे हैं कि हायर एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ऐसा सब नहीं होगा ओके। और जो आप एक्ट लेके आएंगे 18 साल का, वो एक्ट ऑलरेडी काम तो करा नहीं है क्योंकि 100 में से 23 बच्चियां तो ऑलरेडी बिफोर 18 ईयर्स मैरिज कर रहे हैं। अब आप कैसा सॉल्व करेंगे? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आप एज लिमिट बढ़ा के ये सब करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी एज लिमिट 18 साल रहते हुआ, ये प्रोहिबिट करते हुआ ही हो रहे हैं शादी। तो आप 21 साल बढ़ा देने के बाद भी हाउ यू विल गारंटी दैट चाइल्ड मैरिजेस नहीं होंगे 21 साल से पहले? द रिपोर्ट इज ऑल्सो सेइंग दैट वे, 18 साल ही उम्र थी, 18 साल के ऊपर कर सकते थे शादी। तो वो लॉ को भी ब्रेक करके ऑलरेडी 23% शादियां हो गए बिफोर 18 ईयर्स ओके। अगर आप 21 ईयर करते वो आप 40% भी जा सकते हैं। अब वो 40% भी जाते हैं तो ऐसा चीज़ नया हो नहीं सकता। तो बेटर इज़ दैट सोशल अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि एज की क्या ज़रूरत है। आपको असल आपका ऑब्जेक्टिव तो बोलो, आपके ऑब्जेक्टिव सिंक नहीं हो रहे हैं आपकी रेजिंग ऑफ एज लिमिट से। दैट इज़ द मेन कंटेंशन इन एवरी आर्टिकल नाउ इट इज़। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। स्टार्ट योर डे विथ हाई जोश एंड कीप द प्रिपरेशन हाई एंड बी कंसिस्टेंट। थैंक यू।